इस कार्यक्रम में सब लोग आए हैं और हम तो नेता लोग हैं, कई बार भाषण देके चले जाते हैं, पर आप अपना कीमती समय निकाल के आते हैं। और जाजोरिया जी आए हैं हमारे गुड़गांव से चलकर, उनका भी जोरदार स्वागत। आप सबको इस होली के पावन पर्व पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मैं आपसे इसलिए माफी चाहता हूं कि मेरे को अभी 2 कार्यक्रम और हैं, संडे का दिन है, कल विधानसभा है, हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। क्योंकि हमारे पास जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके पास समय नहीं जाए तो दिक्कत, और फिर जाए तो फिर जल्दी छूटने की दिक्कत रहती है कि हम लोगों को जल्दी जाना है, लोग सोचते होंगे पता नहीं क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, इसलिए जाना होता है। निश्चित तौर पर आप सब लोग, मेयर साहब और सब लोगों ने मिलकर ये कार्यक्रम रखा है, तमाम टीम जो यहाँ पर बैठी है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक मिसाइल कायम करी और यहाँ हम आपस में मिलाने जुलाने का आप लोगों ने कार्यक्रम रखा। तमाम तहसील अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के, हम राजनीतिक दल अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर पार्टी में हर व्यक्ति होता है, आपस में हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, पर मैं आपसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपस में विचारधारा अलग हो, पर हम आपस में मनभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद कभी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यदि हम किसी का सम्मान करेंगे तो सामने वाला भी हमारा सम्मान करेगा। ये हमारी संस्कृति की और इस ब्रज की हमारी एक संस्कृति है। अब हम सब लोगों ने और हमारे धम्म साहब ने और हमारे उन्होंने बढ़िया अमन को शपथ दिलवाई है। मैं अभी अध्यक्ष जी से बात कर रहा था, हम लोग कर सकते हैं कि इसकी पालना? बताइए आप लोग, बताओ कोई पालना कर सकता है कि इसकी? जो तुमने अभी शपथ ली है और जो उन्होंने सुनाया है शिक्षा के लिए, जो 5 बाबा साहब के उपदेश उन्होंने सुखाए हुए, पापा साहब ने 5 आप लोगों को जो उन्होंने बोला था, पता कौन सा इसमें लागू हो रहा है? कोई एक भी लागू नहीं होता हम पर। झूठ हम सुबह से शाम लोग कई बार बोलते हैं। और उन्होंने कहा जीव हिंसा, और जीव हिंसा के बारे में बताइए क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कोई शराब नशा पता नहीं करेंगे, बीड़ी सिगरेट पानी कच्ची पक्की सारी चीज बोली ना उन्होंने। अब आप बताओ कितने नियम लागू कर रहे हैं हम लोग, बताओ। बाबा साहब का फोटो है हमारे पास और पूरा वर्ल्ड इनको पूछता है। आज हम सब लोग, यदि हम लोगों के पास ये सफेद कुर्ता पाजामा है ना, और जो टाई पैंट अंडर द शर्ट ओवर द पैंट, और साथ में चश्मा भीम जी के लग रहे हैं ना, बाबा साहब नहीं होते तो चश्मा नहीं होते हमारे पास, ये कमीज कुर्ता पाजामा भी नहीं होते। जाइए 70 साल पुरानी में, आप लोगों ने देखे, हमने तो वो दिन नहीं देखे, हमने देखे हैं छोटे छोटे से तब देखे थे। क्या जातिवाद का जहर था, और उस जमाने के अंदर उन्होंने जो संविधान लिख के दे दिया, आप समझ सकते हो महाशक्ति जिनके ऊपर उस टाइम क्या बीती होगी। आज उनकी वजह से हम लोग एक तरह से सारी जो संविधान के अंदर जो धाराएं हैं, अनुच्छेद हैं, उनका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, परंतु आज भी जो भेदभाव और जाति प्रथा है वो कभी खत्म नहीं हुई है। आज भी कोई सोचे कि खत्म हो गई, वो आज भी खत्म नहीं हुई है। आप लोगों ने दिन देखे होंगे, यहाँ एडिशनल साहब भी बैठे हैं, पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, पूरे दिन नेताजी में गलत कह रहा हूँ, आप लोगों ने देखे होंगे पूरे दिन। फिर शाम को हमारी माताएं, हमारे पिताजी चारा कूटते थे, पहले हाथ से कूटते थे, फिर मशीन कूटी, और शाम को रोटी बनाते थे। बिजली दूर दूर तक नहीं थी और दीपक चमकता था, उसके अंधेरे में हम लोग रोटी खाते थे। क्या खा रहे हैं? मच्छी खा रहे हैं, मच्छर मक्खी जो भी जा रहा है अंदर क्या जा रहा है, अंधेरे में खाते थे। और रात को सोने को 4 पाई बिस्तर नहीं हुआ करते थे साथियों। अपने बारे में तो दूसरे के बारे में तो दुनिया कह दे, अपने बारे में कोई नहीं कहता मैं कल क्या था, फलाना तो ऐसा था। अरे तू क्या था कल, तेने देखी थी तेरी, तू क्या था? अपने बारे में नहीं कहता भाई साहब सिंह कोई, क्या वो फलाना पड़ोसी आता था साले के पास क्या था ये। अपने बारे में तो सोच ले तू क्या था कल, पीछे जाके तू तो देख तू क्या था पहले, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। कच्चे घर, झोपड़ी नुमा, पानी की बरसात आ गई तो या तो चद्दर हुआ करती थी या गदूली 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 धागेन वाली, उसको ओढ़ के सो जाया करते थे। रजाई कोई रिश्तेदार आ जाता तो उसके लिए हुआ करती थी। रजाई कोई रिश्तेदार आ जाए
तो उसलिए हुआ करती थी। और जब बरसात आ गई तो चारपाई, यदि बरसात आ रही है तो तेज की धार पड़ी, छान में आके निकली तो इधर कर दी, जब उधर टपकी इधर चारपाई कर दी। तब जाके जीवन यापन में हम लोग यहां तक पहुंचे। बहुत संघर्ष किया है हमारे बुजुर्गों ने, और करना आसान नहीं है। हम सब लोग राजनीति में आए ना, हमने पूछो कितने संघर्ष सहन किए हैं। जिन्होंने नौकरी करी है उनसे पूछो कितने संघर्ष सहन किए हैं, और उन बुजुर्गों ने पूछो कितने संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। और यदि किसी को कह दे ना कि भाई तू बुजुर्ग की देख रेख कर लीजिए और या माता पिता का परिवार को ध्यान रख दियो, मिलवे तो मने कर देंगे कि हम तो नाम हम जानते ही नहीं है कौन। इसलिए साथियों, मेरा तो इतना ही हाथ जोड़ के निवेदन है, सब पढ़े लिखे हैं, अच्छे सब लोग होशियार हैं आज की डेट में, और भरतपुर बहुत एडवांस है, यूपी के टच में है। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप हम सब लोग मिलके, सभी जाति जो हमारे अलग अलग पार्टियों विचारधारा में है, इससे ऊपर उठो और इससे ऊपर उठकर हमको मनभेद बुलाकर, जैसे मेहर साहब हैं, अभिजीत जी का चुनाव आया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, मैं खुले दिल से कहता हूं, आज मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, यदि मेयर साहब को चुनाव लड़ाने में किसी की भूमिका थी तो मेरी थी। मैंने लड़ा था भरतपुर जिले से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने कहा मेयर साहब को लड़ना है, और वो इसलिए लड़ाया, पढ़े लिखे हैं, IRS हैं, अनुभव है, अच्छे विचारधारा के हैं। सफलता मिले ना मिले, अगली बार मिल जाए, कौन सी आफत है, एक ही बार में थोड़ा ना लड्डू मिल जाता है, समय लगता है। उसके बाद भाग्य ने ऐसा पलटा मारा, हमने कही मेयर साहब आप अपनी पत्नी को मेयर का चुनाव लड़ा दो पार्षद का। उन्होंने कही मेरे घर को क्यों बर्बाद करना चाहते हो आप, मैं पहले ही लुटा पिटा आदमी, रिटायरमेंट हो गया हूं। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, यदि मेयर साहब को पार्षदी का चुनाव लड़ाया तो मैंने कहा सबसे पहले कि आप लोग पार्षदी का चुनाव लड़िए, आपको मेयर बनाएंगे भरतपुर का हम लोग। क्योंकि हमें यहां पता थी भरतपुर में क्या विचारधारा चल रही थी। आप जानते होंगे क्या विचारधारा चल रही थी। भाई इस समाज का तो बन जाए, इस समाज का नहीं बनना चाहिए, चाहे और कोई बन जाए। हमने कहीं बनेंगे तो मेयर साहब ही बनेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, और हमें पता है हमने क्या क्या किया। कुछ पार्षद भी बैठे होंगे यहाँ पर, हम सब लोगों ने मेहनत करके तभी जाके पार्षद बने। इसलिए राजनीति में बड़ा कठिन होता है, और ऐसा नहीं है, उसके अंदर साधन और संसाधन भी लगाने पड़ते हैं। आज का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं रह गया, आप लोगों ने देखा होगा। आप सोचो कि कोई मामूली चुनाव है, कोई मामूली चुनाव नहीं है। साधन और संसाधन ये भी प्राथमिकता चुनाव में अब रह गई है, कोई इसमें मतलब अशक्त बात नहीं है। नथी सिंह जी बैठे, पूर्व विधायक जी बैठे, यदि हमने इनसे कुछ शिक्षा लेनी है और मैं मंत्री हूं और ये मुझे कोई अच्छी शिक्षा देते हैं तो मुझे कोई बुराई नहीं है लेने में। ये मेरे कोई कद हल्का नहीं हो रहा कि मेरा कोई कद हल्का हो जाएगा मैं इनसे कोई शिक्षा ले लूंगा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं, इन्हें अपनी जिंदगी का अनुभव है, अपने लाइफ का अनुभव है। आज के लटकान से कहते हो भैया तू या खरेरी घाट पर सोशल मीडिया फेसबुक का बहुत यूज करते हैं, हमारी सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं कुछ लोग, और क्या क्या शब्द लिखते हैं मैं उसको व्याख्या नहीं करता, क्या क्या लिख देते हैं, अपने लोग लिख देते हैं। अब बताओ साहब क्या क्या उनके बारे में बंद कराओ, साले ने बंद। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बंद तो क्या, लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, बाबा साहब का संविधान है, लोकतंत्र उसी कहते हैं। यदि सामने वाला कोई विरोध कर रहा है तो विरोध सहने की क्षमता होनी चाहिए सामने वाले में, वो क्या कह रहा है, उसके मन में क्या बात है। यदि सामने वाले के मन में क्या बात है, सुनने की क्षमता उनकी डेमोक्रेसी है, बाबा साहब का संविधान है। संविधान की ताकत को मजबूत करना है तो लोगों की बात सुननी पड़ेगी और उस विरोध का सामना भी करना पड़ेगा वो सामने वाले के मन में क्या बात है। इसलिए तो मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पढ़ाई लिखाई जरूर करें, और भैया कोई ये सड़क वड़क थोड़ा बहुत छोटी मोटी कहीं कोई बनवानी हो तो बनवा दूंगा, आप चिंता मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने मुझे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया है, और इसमें सबसे बड़ी जो ताकत है, सबसे बड़ा योगदान है आप जो सब लोग बैठे हैं, आप सब लोगों की ताकत और मेहनत का नतीजा है। यदि आप लोग हमें संस्कार नहीं दे पाते, आप लोग मुझे चुन के नहीं भेज पाते तो ना मैं विधायक होता
न मंत्री होता, आप सब लोगों की ताकत की वजह से हूं। इसलिए कई बार घटनाएं घटती हैं, मैं ये नहीं कहता घटनाएं नहीं घटती, नहीं हो पाता तो सामने वाला कई बार संतुष्ट नहीं हो पाता है। और हम लोग राजनीतिक लोग हैं, इस मंच से हटके राजनीति भी करते हैं और करनी भी चाहिए। बाबा साहब ने जो कहा था कि जब तक राजनीतिक लोग, दबे कुचले शोषित पिछड़े लोग उस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में यदि नहीं पहुंच पाएंगे तो दलित शोषित पिछड़ों का भला नहीं हो पाएगा उस लोकतंत्र के अंदर। आज मैं सड़क मंत्री हूं, पर पिडौड़ी मंत्री हूं, मैं समझता हूं कई गांवों में सड़क नहीं है। अब साहब 15 दिन बाद ट्रैक्टर आ जाता है, इनका ट्रैक्टर आ गया, 2-3 दिन तक कोई बात नहीं। उसके बाद बाबा साहब मेरे पास आए कि साहब वो ट्रैक्टर मेरा नहीं है, ट्रॉली तो मेरी है पर ट्रैक्टर मेरा नहीं है। यही बात है ना, अब सुन तो मेरा, यही बात है, बैठ जाओ। इन्होंने कहा साहब ट्रैक्टर मेरा नहीं है। वैसे नेता है हमारे भोर विधानसभा के। मैंने साहब ट्रैक्टर तुम्हारा नहीं है, तो मैंने सीओ को बुलाया, मैंने साहब ये ट्रैक्टर बाबा हमारे कह रहे हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, इनका ट्रैक्टर नहीं बता रहे हैं कि साहब ट्रैक्टर वही है, जब चोर चोरी करके ले गए तो उन्होंने ग्राइंडर से नंबर घिस दिया, चैसिस नंबर वही है, सारा कुछ वही है, मॉडल वही है। ट्रैक्टर, अब सुन तो लो मेरे, अरे भाई दादा सुन तो लो, बैठ लो। मैंने कहा यार हमारे बाबा कह रहे हैं कि ट्रैक्टर वही है, नहीं है, और आप कह रहे हैं ट्रैक्टर दूसरा है, तो भाई इसका समाधान क्या है? मैंने फिर सीओ को कहा, मैंने भाई जिस एजेंसी से बाबा ने ट्रैक्टर खरीदा है उसको बुला लेते हैं और उसकी एफएसएल रिपोर्ट ले लेते हैं, एफएसएल से जांच करवा लेते हैं, तब तो मानेगा ट्रैक्टर तुम्हारा है कि दूसरे का है। कोई गलती है बताओ आप लोग? भाई कानून के दायरे में होगी तो काम होगा। ये कहता है ट्रैक्टर मेरा नहीं, पुलिस कहती है ट्रैक्टर तुम्हारा। तो हमने कहा जिस कंपनी से खरीदा है उस कंपनी मालिक को बुला लेते हैं और इसकी एफएसएल की जांच करा लेते हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बताओ भाई 13 तारीख का वहां के हमारे जो अध्यक्ष हैं भाई चिरमोली जी जाटव हैं, उस कमेटी के, वो आपके उनकी अध्यक्षता में हम लोग सारा वहां का कार्यक्रम करेंगे। वहां की चेयरमैन है सुनीता जी, और एक भव्य कार्यक्रम 14 तारीख का इसलिए नहीं रखा कि 14 तारीख को सब जगह प्रोग्राम होते हैं, इसलिए हम लोगों ने 13 तारीख को वो कार्यक्रम रखा है। और आपको सूचना, हमारे जाटव समाज के वहां के जो अध्यक्ष हैं चिरमोली जाटव और वहां की जो चेयरमैन है सुनीता प्रकाश, कार्यकर्ता बनने की कोशिश करें, हमारे राजनेताओं को आगे बढ़ाएं और छोटे मोटे कामों की अपेक्षा बड़े काम उनको बताएं और मिल बैठ करके हम एक अच्छा सामाजिक प्लेटफॉर्म बनाएं। ये भरतपुर से लेकर के और झालावाड़ तक एक आवाज आनी चाहिए कि हमारा समाज एक है, शक्ति रखता है, लेकिन सभी समाजों के साथ समरसता भी रखना जानता है हमारा समाज। कि कोई हमसे प्यार से बोलेगा तो हम भी उनको प्यार से देंगे, लेकिन हम पर कोई अटैक करेगा अनावश्यक छुटपुट को छोड़ करके तो हम उसको जवाब जरूर देंगे, लेकिन अपने आप में आगे से किसी से मत झगड़ो। आप झगड़ने का टाइम नहीं। दिल से आभार व्यक्त करता हूं और इतना कहना चाहूंगा कि मैं जिला अध्यक्ष सामाजिक चेतना एवं विकास संस्थान से हूं, इसलिए मैं राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, अगर किसी व्यक्ति को कहीं भी कोई समस्या आती है तो वो मेरे नंबर पर कॉल करके मैं उसकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मेरे लायक कभी भी कोई भी कार्य राजस्थान जाटव कोने कोने से लोग अच्छी अच्छी टीम और सदन बैठे हुए हैं, जिसमें मान्यवर हमारे टेकचंद जी राहुल साहब पूर्व जज, जाजौरिया साहब पूर्व प्रत्याशी लोकसभा, मोतीलाल खैरा साहब पूर्व विधायक, सागर साहब जो अभी अभी मैदान में थे और अभी अभी बोल करके गए आपके सुनील शेरपुर चेयरमैन साहब जो सामाजिक चेतना विकास संस्थान के जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे जाटव महासभा के जनरल सेक्रेटरी श्री रणजीत सिंह जी, प्रवासी लाल जी, और उधर पार्षद हमारे विजय भारती जी, किशन लाल जी, और सभी हमारे बैठे हुए मेरे जिन्होंने जन्म लिया और जिन्होंने हमारे जैसे और आप सभी का उद्धार किया, पता नहीं कितनी ठोकरें खाई, उन्होंने परिवार की चिंता नहीं की। ऐसे धन्य ऐसे इंसान को जिन्होंने हमारे समाज का और सभी का उद्धार किया, एक कलम से उद्धार कर गया। उन्होंने कहा था कि मैं आपको वोट का अधिकार दे रहा हूं,
प्यारे साथियों, एक बात देखिए, हमें वोट का अधिकार एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास में, जिससे सत्ता मिलती है। आज हम मिसयूज करते हैं, आज इतना मिसयूज करते हैं कि आप वोट का समझते ही नहीं है। कोई डालने नहीं जाता है, और डालने जाता है तो पता नहीं कहीं किधर भी डाल देता है। बहुत बड़ी शिकायत आ रही है। लेकिन अब वोट के माध्यम से राजा से रंक बनता है। और ध्यान रखिए इस बात को, अभी से पहले से ही बहुत भाषण होते रहते हैं। वोट का जो अधिकार दिया है वो आपको एक बहुत बड़ा हथियार है, वो तोप गोलों से भी भारी है। और जो बाबा साहब ने हमें दिया है उसका ध्यान रखना है, बच्चों को बताना है कि हम उनमें खराबी की। लेकिन मेरा विचार जहां तक है, देखो कमियां हमारे नहीं है। वहां जब अब चुनाव हुए तो उधर से मुसलमानों के वोट ओवैसी ने काटे और कुछ वोट उन्होंने चंद्रशेखर ने काटे। तो 2000-3000 के वोट से जीतते थे, इतने वोट उधर काटे और बीजेपी आ गई। ये हमारी वजह से आ गई। तो प्यारे साथियों, जितना आपका नुकसान हो रहा है वो आप देख लीजिए। आप अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, सभी का जुनून मत खोइए। और दूसरी बात यह है कि मर्द बन के रहिए, और मर्द बन के नहीं रहोगे तो आपको कोई नहीं रहने देगा। आपको अपनी रखवाली खुद को ही करनी पड़ेगी। वो नहीं होनी चाहिए। पार्टी मंच अलग है, लेकिन हमारा समाज का मंच ऐसा होना चाहिए, चाहे किसी पार्टी को हम करते हो, किसी भी समाज से आए हो, किसी की एक तो हीन भावना से, किसी का द्वेष भावना से किसी का विरोध नहीं करें। तो हमारी आपकी मानवता मानते हुए और हम आपका एक दूसरे का प्रेम भाव बढ़ेगा। दूसरा यह है, अभी चर्चा चली थी यूपी के चुनाव की। यूपी के चुनाव से सबक मिला है, लेकिन उस चुनाव में आप सब जान रहे हो कि बाबा साहब के विरोध में सेंटर ने 2018 में 2 अप्रैल को क्या हुआ था। जाटो समाज के अलावा कोई समाज आपके साथ नहीं है। मेरा समाज आया था वहाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है। भरतपुर के अंदर मेरा समाज का जिलाध्यक्ष था, वो आया था। बाकी पूरे राजस्थान में जाटो समाज साथ ना कोई समाज आया, ना हरिजन समाज आया, ना कोई धोबी समाज आया। ये बड़े विडम्बना के साथ कहना पड़ रहा है। और हम में भी अब जाट समाज आप अपने आप को अलग अलग करके एक दूसरे के विरोध करने लग जाते हैं। यूपी चुनाव की आपको मालूम नहीं है, हम चुनाव में गए यूपी के अंदर। आज हमारे भाई यूपी में मानते हैं, ठीक है, राजस्थान में मानो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक समाज से कोई भी पार्टी सक्सेस नहीं हो सकती। वो कहावत है, बुजुर्गों को अकेले चना बाहर नहीं बढ़ सकता है। मायावती को इस चुनाव के अंदर अपनी औकात दिखा दी, उसने डाटा सब खत्म कर दिया यूपी के अंदर। कहा किसी ने हाथ तेरे में जन्म जन्म की रेखा है, छप्पर फाड़ के धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। सम्मानित साथियों, मैं केवल यही कहना चाहता हूं, अगर आप अपने वर्चस्व को बचाना चाहते हैं तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जैसे सुनील चेयरमैन जी ने कहा, हमारे भजनलाल जाटव साहब भी कह करके गए हैं। सम्मानित साथियों, मैं हर मंच से एक बात कहता हूं और आग्रह करता हूं कि जब तक आप बनाना नहीं सीखेंगे तब तक आप बन नहीं सकते। इसलिए हम सबका कर्तव्य है। मान्यवर साहब काशीराम जी कहा करते थे, मैंने 10 साल उनके चरणों की मिट्टी मस्तिष्क में लगाई है, बहुत कुछ सीखने का उनसे काम किया है, बहुत कुछ सीखा है। वो कहा करते थे कि अगर एक बनाओगे तो सब बन जाओगे, और अगर सब बनने की फिराक में रहोगे तो 0 हो जाओगे। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, जो हमारा इतना भव्य प्रोग्राम मेयर साहब ने किया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मुझे भी यहाँ जसोरा साहब ने भी आमंत्रित किया, जिलाध्यक्ष ने भी आमंत्रित किया और बुला करके यहाँ पगड़ी पहना करके आपने सम्मानित किया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आप सभी को सादर जय भीम, जय भारत। मेरे बड़े भाई अभिजीत कुमार जी और इस राजस्थान के कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी, मेरे बड़े भाई आदरणीय भजनलाल जी और यहाँ पर विराजमान प्रेमचंद जी राहल, माननीय
जो बाबा साहब के सपने थे, हम एक हैं और एक रहेंगे और बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे। क्योंकि इस भरतपुर जिले में बहुत सीनियर हैं। मैं तो पहली बार आपके आशीर्वाद से, आपके सेव से, और मुझे मौका मिला है, बहुत सीनियर हैं। और मैं भी सोचता हूं और सीनियरों से सलाह भी लेता हूं कि हमें वो मार्गदर्शन दिखाएं, हमें हर काम के लिए, अपने न्याय के लिए वो दरवाजे खटखटा सकें। यह होना चाहिए। आने वाले समय में हम सबको पता है कि जितने भी आज आपके बीच में आदरणीय भजन लाल जी आपके सामने हैं, मेयर साहब हैं, और आप सामने मैं स्वयं बोल रहा हूं, ये केवल किसकी देन है? बाबा साहब की देन। ये बात तभी हम जी सकते हैं। इसलिए मैं तो ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों के और अभी आपके सामने आदरणीय मंत्री साहब, मेयर साहब और हमारे रिटायरमेंट, हर बार एससी की जो महापौर की सीट आती थी हमेशा एक ही कार्ड चलता था, आप भली बात ही जानते हैं। इसलिए मैं हृदय के अनंत गहराइयों से बारंबार ऐसे बब्बर शेर साहब को जिन्होंने वो कार्ड खत्म किया, इनके लिए एक बार ताली बजाएं। चाहे कैसे भी है, सबसे पहले हमारे समाज के हैं। यदि ये बात ठान ली जो आज ये अत्याचार हो रहे हैं, ये नौबत नहीं आएगी। हमने सिर्फ सीखा है तो क्या सीखा है? टांग खींचने का काम सीखा है, कभी एकजुट नहीं हुए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, हर गांव में जाट नहीं मिलता, हर गांव में कोली नहीं मिलता, हर गांव में गुजर नहीं मिलता है, हर गांव में मुसलमान नहीं मिलता है, हर गांव में बनिया नहीं मिलता है, मगर पूरी लोकसभा के अंदर जाट जरूर मिलता है। 3,90,675 होने के बावजूद भी ये जाट समाज पर अत्याचार क्यों होता है? ये सोचने की बात है। जैसे आज देखने को मिल रहा है, कुछ भाई खाना खा रहे हैं और जिनके अंदर क्रांति है और बाबा साहब की विचारधारा है, वो बैठे हुए हैं। इसी कारण ये समाज पिछड़ा हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, एकजुट हो जाइए, वो समय दूर नहीं। जो चंद्र राहुल जी, रिटायर्ड जज श्री महेंद्र सिंह राजौरिया जी अध्यक्षता करता है, वो धीरे धीरे भीड़ कम होते हुए देखता रहता है और फिर जो गिने चुने रह जाते हैं उनके सामने उसे अपनी बात कहनी होती है। सबको मौका देना होता है। अगर नहीं देंगे तो अगली बार से वो कहेंगे कि भाई हाँ तो नंबर ही ना है, हम तो सो जाना। देते हैं तो हालत यहाँ तक पहुँच जाती है कि हम तकरीबन भाई ये जाटक स्नेह मिलन समारोह है या कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है। देखो, समाज का है, खुदा ना खास्ता इस समय इलेक्टेड जो मेंबर हैं वो 3 के 3 कांग्रेस पार्टी से आते हैं। अब वो आते हैं तो ये स्वाभाविक है कि लोगों को लगता है कि ये कांग्रेस का प्रोग्राम है, परंतु ये समाज का प्रोग्राम है। जो भाई बीजेपी की बात रखना चाहता है वो शौक से रखे, अपनी बात बताए। जो बीएसपी की भी रखना चाहता है वो बीएसपी की रखे, जिसको कांग्रेस की रखनी है वो कांग्रेस को रखे। परंतु जैसे मंत्री जी यहाँ कह के गए, हम में मतभेद हो सकते हैं, हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, परंतु हमने एक दूसरे के प्रति मनभेद न हो। भाई मैं तो यहाँ पर कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के पार्षद हैं। क्यों मुकेश जी? हमारे तो 18 हैं और किशन पाल बीजेपी के आ गए, जो कह रहे हो सही बात है। तो जब मुझे कहा शुरू में कि भाई तुम्हारे नगर निगम में तो बीजेपी के पार्षद ज्यादा और कांग्रेस के कम, जब बोर्ड है चलाओगे कैसे? मैंने देख भैया, कांग्रेस की बात तो मैं करूं ना, पर जब बोर्ड है तो बीजेपी वाले चलवाएंगे वो।
हमारे अंदर में डिफरेंट विचार हो सकता है, बिल्कुल अपने खान पान का, अपनी संस्कृति का, अपने लालन पालन का, और वो व्यक्तित्व जो बन के आता है तो अपनी जिंदगी में सही और गलत का एक पैमाना निर्धारित कर लेता है। सही और गलत दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर सही और गलत ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट होते तो आज यूक्रेन और रशिया युद्ध नहीं करने होते, या भारत पाकिस्तान में 2 युद्ध नहीं हुए होते, या चाइना के साथ भी हमारा युद्ध नहीं हुआ होता। क्योंकि सही और गलत अगर ऐसा ही है तो फिर सही पे तो सब राजी ही होंगे, परंतु सही और गलत की परिभाषा हम अपने अपने हिसाब से करते हैं। जम्मू कश्मीर में लड़ने वाला मोहम्मद साहिल तो पाकिस्तान कहता है कि वो फ्रीडम फाइटर है, और इंडिया वाले कहते हैं कि वो टेररिस्ट है। एक आदमी मोहम्मद साहिल एक वक्त में, क्योंकि हमारी परिभाषाएं हमारे हिसाब से हो, इसलिए गलत और सही कुछ भी नहीं होता। बीजेपी भी अपनी जगह पर गलत सही है, हमारी नजर में वो गलत हो सकती है। कांग्रेस अपनी नजर में सही है, बीजेपी की नजर में गलत होती है। इसीलिए तो ये सब चलता रहता है, पर ये होना आवश्यक है। क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं होगा जीवन में, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन वहीं के वहीं स्थिर हो जाता है, मीठा भी रहेगा, लेकिन अगर वही नदी एक जगह खड़ी हो जाए, एक जगह रुक जाए, तो वो क्या बन जाता है? गड्ढा, और गड्ढे में से आती है बदबू। जीवन चलता नहीं है, संघर्ष होते रहना चाहिए। आज हमने ये बात करते हैं कि समाज की बात है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाई सामाजिक विकास के पैमाने, आयाम, हमारा आर्थिक विकास भी होता है, हमारा शैक्षणिक विकास भी होना चाहिए, सामाजिक विकास भी होना चाहिए, आध्यात्मिक भी होना चाहिए, और राजनीतिक भी होना चाहिए। यही संपूर्ण विकास की परिभाषा है। तो राजनीतिक विकास उसका एक अहम पहलू है, एक अभिन्न अंग है। हम इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते। समाज में अगर नियम कानून लगाने की, एक नीति स्थापित करने की यथार्थ को या विज्ञान को ही तो राजनीति कहते हैं। हमें अपने हिसाब से किस तरीके से चलना है। उप प्रधानमंत्री वो गिनीज बुक, बीजेपी तैयार थी, बहन जी को समर्थन दे दिया, 3 जून को सरकार बन गई, पहली बहुजन की सरकार। वहां पर वो चले गए, तो आप बीएसपी के साथ में कौन रह गया? एसटी तो है नहीं यूपी में, एससी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज। फिर 97 में भी सरकार बनी, वो 6 महीने का आप लोगों को याद होगा, 6 महीने ये बहन जी, 6 महीने कल्याण सिंह, फिर वो 2002 में फिर सरकार बनी, वही बीजेपी की मदद से। और उस समय का घटनाक्रम आप लोगों को मालूम हो या ना हो, पर मैं बता देना चाहता हूँ कि 2002 में गुजरात में दंगा हुआ, गोधरा कांड हुआ। देश 35 देशों में, जो प्रधानमंत्री वर्तमान में है, 35 देशों में एक शब्द होता है पर्सन नॉन ग्रेटा, अवांछित व्यक्ति। 35 राष्ट्रों ने नरेंद्र मोदी जी को पर्सन नॉन ग्रेटा, अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया। ये उन दोस्त को विजिट नहीं कर सकते थे, इनको वीजा नहीं मिल सकता था 2002 में। लेकिन जब चुनाव हुआ तो यही बहन जी वहां गुजरात में गई और उन्होंने ये ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई भी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है ही नहीं। उस दिन के बाद में मुसलमान चले गए। अब आपके पास में क्या रहेगा भैया? एसटी है नहीं, ओबीसी 2 जून 1995 में गए, और ये वाला जो 2002 के चुनाव में गुजरात में मुसलमान चले गए, आपके पास में रह गया एससी। एससी में से भी जितने भी यहाँ अमीन आते हैं, सब वो वहाँ बहन जी से रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं, हमारे महेंद्र सिंह जी बैठे हैं, वो सब यूपी के आते हैं। और वो यूपी वाले ये कहते हैं, क्योंकि मैं भी था तो मुझे भी कहा गया था, देखिए क्या करें, राजस्थान में तो कोई नेता नहीं है, इसलिए हमें यूपी से भेजना पड़ता है। मैं तुमका वो नेता बनने देंगे तो होगा।
तुमने जिंदगी में कभी किसी को करने नहीं दिया, ये अमीन भेज दिया और ये अमीन जाके पैसे वाई का काम करते हैं, कभी तो बाबा साहब के नाम से, कभी कांसीराम जी के नाम से, कभी किसी के नाम से। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से, क्योंकि इनकी औकात नहीं है, मैं चैलेंज करके बोलता हूं, इनकी औकात नहीं है कि किसी दूसरी जाति के घर में जाके वोट भी मांग के आए। इनके जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी हैं, वो सब एक ही समाज से आते हैं, वो ये जाता है। अब भाई एक जाति की पार्टी, आर.के. चौधरी, राजभार, सोनलाल पटेल, ये जितने लोग थे जो अपना दल है, वो यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था, उसने बीएसपी से जाके निकल के कर दिया। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बीएसपी से निकले हुए 7 आदमी थे जो कैबिनेट मंत्री थे, एक भी नहीं वहां टिका। क्यों नहीं टिका? क्योंकि आपको हर व्यक्ति में एक प्रतिस्पर्धी नजर आता है, कंपटीटर नजर आता है, कभी कोई व्यक्ति को सहयोगी नहीं बना, दूसरी ढंग की कोई लीडरशिप नहीं है। नतीजा ये हुआ, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, इस तरीके से 50 सीटों का सौदा हुआ और 300 करोड़ में वो बेची गई। आपको ये लोग बेचते हैं और आप भेंजी करके बात करते। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको वोट दो कि किसी को दो, आपको ये सोचने की बात है कि आपका सौदा किया जाता है, इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है ये बंदे तो मेरे से बंधे हुए हैं, इनको मैं जहां भी बेचूं वो बिक जाएंगे। आपको पढ़ने की आवश्यकता है, समाज में जाने की आवश्यकता है, पिछलग्गू बनने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी ऐसा कोई काम बता दो, मैं मानता हूं सिर्फ मॉन्यूमेंट्स बनाने के, लखनऊ में मॉन्यूमेंट्स बनाने के, प्रेरणा स्थल बनाने के, जो ये मूर्तियां हैं ये लगाने के काम किए, परंतु हमें एक आरक्षण अधिनियम भी नहीं दिया। परंतु इनके सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, उसके विरोध में जाके लोगों को प्रमोट किया। नतीजा ये निकला, पहला यूपी राज्य था जहां 1 लाख लोगों को डिमोट किया गया, प्रमोशन से फेंका गया था। किस लिए? क्योंकि आपके पास में आपको गाइड करने तक के लिए आदमी नहीं है कि हमें काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये एक ऐसी पार्टी है जो भारत में कभी भी घोषणा पत्र नहीं बनाती, क्योंकि घोषणा पत्र लिखने के लिए भी ये तो चाहिए खोपड़ा, वो इनके पास में है नहीं। सिर्फ जाति के नाम पर जाकर करके हम लोगों की राजनीतिक शक्ति छीनो, न हम इधर के रहे न उधर के रहे। नतीजा क्या हुआ? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की ले लीजिए, हम जाते हैं FIR लिखाने के लिए तो बोला ये हाथी, हम वोट काऊ को दें, बस उसका नाम वही लग जाए कि ये तो भाई वो है। आपने पहली बार एक टैक्टिकल वोटिंग की, सोच समझ के की, नतीजा अब सबके सामने है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में इस पूरे क्षेत्र में 35 सीटें हैं, जिनमें से 32 सीटें आई। इस क्षेत्र का मतलब है जहां पर आप लोगों की जनसंख्या 20% के बराबर है। जाटवों की 25% यानी 25% है, उनमें से 80% की जनसंख्या जाटवों की है। आपने इस बार में टैक्टिकल वोटिंग की, 35 में से 32 सीटें आई, राजस्थान में सरकार बनी, पूर्वी राजस्थान जिम्मेदार है, अर्थात जाटव जिम्मेदार है इस सरकार के लिए। नतीजा 4 कैबिनेट मंत्री आपको मिले। ये कोई ऐसा ही नहीं है, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि राजस्थान की बात तो छोड़िए, दूसरे राज्यों में भी नहीं।